Myself Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Faculty of Homeopathy Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. In the previous lecture, we have discussed about the concept of health, we have discussed about the concept of disease, how the disease develops, and in this lecture, we will be talking about the concept of control, how to control the diseases, and what are the different measures of controlling diseases, what is monitoring, what is surveillance. There are various factors which are responsible in the control. We will be talking in brief about all those factors. What is concept of control? Control क्या है? Control का मतलब क्या होता है? It describes the ongoing operations aimed at reducing. इसमें जो भी operations होते हैं जो reduce करने के लिए काम आते हैं, incidence of disease, जो डिजीज के इंसिडेंस को कम करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, इंसिडेंस मतलब नए केसेस और नहीं हो, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, ड्यूरेशन को भी कम करते हैं एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को भी उसका कम कर दे, जो बीमारी है उसके कोर्स को कम कर दे और दूसरों को नहीं फैले, इसका हम ध्यान रखें। इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, उस इन्फेक्शन की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको कम किया जा सके। एंड लास्टली द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द सोसाइटी, कोई भी डिजीज है जिसकी वजह से अगर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आपकी सोसाइटी में आता है उसको कम किया जा सके। ये सब हमारा एम होता है कंट्रोल का, कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कंट्रोल क्यों करना चाहिए। इन द डिजीज कंट्रोल द एजेंट, अब कंट्रोल में क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म नहीं करते, हम उसके साथ रहते हैं, लेकिन हम उस क्वांटिटी में उस लेवल पर उसके साथ रहते हैं कि वो हमें हार्म नहीं पहुंचा सके। So, in disease control, the agent is permitted to persist in the community at such a level where it ceases to be a public health problem according to the tolerance of the local population. जो भी local population है उसके tolerance के according वो हमारे साथ में ही रहे, लेकिन फिर भी हमें एक health problem नहीं बने। इसमें दो concept आते हैं, disease elimination का और disease eradication का। Elimination में क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं। Eliminate करना मतलब उसके mode of transmission को रोक देना, और eradicate करना मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना। In disease elimination, we are interrupting the transmission of the disease. जो भी disease है उसके transmission को अगर आप रोक देते हैं, that is the disease elimination. Elimination, for example, elimination of measles, polio, diphtheria. हम वो सारे measures करें ताकि एक individual जिसको disease है उससे दूसरे लोगों को वो disease नहीं फैले, that is disease elimination, है ना। जैसे कि हम मीजल्स किसी को है उससे दूसरों को नहीं जाए, पोलियो की हम ड्रॉप्स पिलाते हैं ताकि दूसरों को नहीं हो, मीजल्स के लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन देते हैं ताकि लोगों को ये डिजीज नहीं हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हैं हमारे नेचर में, हमारी सोसाइटी में सब जगह मौजूद हैं, लेकिन हम लोग उसका जो ट्रांसमिशन है उसको रोक रहे हैं, उसको और होने से रोक रहे हैं। जो भी मेजर्स हम लेते हैं वो सब डिजीज एलिमिनेशन में आएगा। डिजीज इरेडिकेशन में क्या आता है, दैट मीन्स टू टीयर आउट बाय रूट्स, जो भी बीमारी है उसको आप जड़ से उखाड़ के अगर बाहर फेंक देते हैं, दैट इज डिजीज इरेडिकेशन। इट इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस, मतलब ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है, रिलेटिव नहीं होता है, या तो आप खत्म कर दीजिए या उसे रहने दीजिए। तो अगर खत्म करना है तो जड़ से उखाड़ के फेंकना है, उसका कोई भी केस नहीं मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, जिसको हमने खत्म कर दिया है, पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया है। Now again there are two concepts in the process of disease control. One is monitoring and second is surveillance. Monitoring क्या होती है, मॉनिटरिंग में हम लोग रूटीनली देखते हैं जो भी चेंजेस चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे रूटीनली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो आप एक ओपीडी रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि कौन कौन से केसेस आ रहे हैं, किस किस डिजीज के बारे में आ रहे हैं, दिस इज मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग नोट करते जा रहे हैं, दैट इज मॉनिटरिंग। द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ द रूटीन मेजरमेंट्स एम्ड एट डिटेक्टिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट और द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे एनवायरमेंट में या हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका जब ध्यान रखा जा रहा है, दैट इज मॉनिटरिंग। सर्विलेंस क्या होता है, सर्विलेंस में आप स्पेसिफिकली उस चीज के लिए नोट करते हैं, दैट इज इट इज टू वॉच ओवर विद ग्रेट अटेंशन, अथॉरिटी एंड ऑफन विद सस्पिशन। इसे आप ग्रेट अटेंशन के साथ देख रहे हैं, एक अथॉरिटी के साथ में देख रहे हैं, और विद ग्रेट सस्पिशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आपको सर्विलेंस करनी होती है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उस केस में होता है। Now, what are the objectives of surveillance? Surveillance क्यों की जाती है? What are the different objectives of surveillance? Information about the new and changing pattern of the health status of the population. Surveillance से हमें ये पता चलता है कि क्या नए केसेस आ रहे हैं और क्या हेल्थ स्टेटस किस तरह से लोगों का चेंज हो रहा है। All this information we get through surveillance. To provide the feedback which may be expected to modify the objectives. अब हमें इससे पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में लोगों में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें एक फीडबैक मिल जाता है और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि लोगों की हेल्थ को मेंटेन रख सकें। टाइमली वार्निंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिजीजेस सो दैट इंटरवेंशन कैन बी मोबिलाइज्ड। अब सर्विलेंस से हमें ये पता रहता है कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी डिजीज होती है, उसकी सीवियरिटी कितनी होती है,
टाइम टू टाइम हम लोग हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि अब कौन सी फ्यूचर में कौन सी चीज़ आने वाली है। उसके लिए पहले से ही हेल्थ सर्विस को मोबिलाइज करके उस जगह पे भेजा जा सकता है जहाँ पे एक मेजर डिजीज आती है। तो सर्वेलेंस से हम लोग प्रॉपर स्टेप्स ले सकते हैं ताकि बहुत से लोगों की जान टाइमली बचाई जा सकती है। नाउ सेंटिनल सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस भी सर्वेलेंस का एक पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग जनरल पॉपुलेशन में जाकर कुछ ऐसे केसेस को ढूंढते हैं जो इन जनरल हमें नहीं मिलते। A method of identification of the missing case and thereby supplementing the notified case as required। मतलब जो आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें अगर कुछ रेयर केसेस बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप घर घर जाकर, सोसाइटी में जाकर उन केसेस को ढूंढते हैं और उसका जो भी इंसिडेंस आपको उस पॉपुलेशन में मिलता है उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करके उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाता है, या फिर आप ये बताते हैं कि इस पॉपुलेशन में इतने रेयर केसेस हैं जिससे कि उसका एक्चुअल नंबर आपको पता चल सके। ये सेंटिनल सर्वेलेंस सिर्फ मिसिंग या रेयर केसेस में ही की जाती है जो आपको रूटीनली नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रोल। कैसे आपको पता चलेगा कि जो आप कंट्रोल कर रहे हैं उसमें कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है उससे आपको क्या रिजल्ट मिला है उसको आपको इवैल्यूएट करना है। इट इज द असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग। आपका जो भी प्रोग्राम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसका आपको इवैल्यूएशन करना होता है कि आपने जो भी प्रोग्राम चलाया है उसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है। दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। कंट्रोल के अंदर प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस तरह से आप डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो गोल है, हमारी जो मेडिसिन है उसका गोल है टू प्रमोट द हेल्थ, कि आप हेल्थ को प्रमोट करें, टू प्रिजर्व द हेल्थ। पहले तो आपने प्रमोशन किया, आपने हेल्थ को इस काबिल बनाया कि उसको कोई डिजीज ही नहीं है, आपने इंडिविजुअल को हेल्दी बनाया। टू प्रिजर्व द हेल्थ, आपने हेल्दी तो बना दिया, उसके बाद में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्दी रखा जाए, कि वो हेल्दी ही रहे, उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करके रखा जाए। अब अगर वो बीमार हो गए तो बीमार में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिस्टोर द हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड। आपने रिस्टोर किया हेल्थ को जब भी वो इम्पेयर हुई, देन यू हैव टू मिनिमाइज द सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। अगर एडवांस स्टेज में डिजीज चली गई तो आपको उसकी सफरिंग को मिनिमाइज करना होगा, उसके डिस्ट्रेस को कम करना होगा। नाउ सक्सेसफुल प्रिवेंशन कब हो सकता है, प्रिवेंशन सक्सेसफुल कब कर सकते हैं, जब आपको इन सब चीजों के बारे में पता हो। कौन कौन सा? पहला है कॉजेशन ऑफ द डिजीज, जब आपको किसी भी डिजीज की कॉजेशन के बारे में पता हो। डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, किस तरह से डिजीज ट्रांसफर होती है रिजर्वॉयर से होस्ट थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल एंड टू द होस्ट। रिजर्वॉयर से, ट्रांसमिशन और होस्ट पर, जब इन तीनों चीज़ों की आपको नॉलेज होगी तभी आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। रिजर्वॉयर कहाँ है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, होस्ट पर कैसे इफेक्ट करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क पर हैं, किन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज हो जाए, उनके बारे में आपको पता होगा, तभी आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोफाइलेक्टिक और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट मेजर्स, जब आपको आपके पास अवेलेबल है प्रोफाइलेक्टिक मतलब जो भी डिजीज को प्रिवेंट करने के मेजर्स हैं अगर आपके पास में अवेलेबल हैं, उनका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट मेजर आपके पास में है, मतलब आप डिजीजेस को स्क्रीन करके उन्हें पॉपुलेशन में ढूंढ के उनको प्रोफाइलेक्टिक या तो प्रोफाइलेक्टिक दे दिया जाए ताकि डिजीज नहीं हो, और डिजीज हो गई तो उन्हें ढूंढकर उनको प्रॉपर जल्दी से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे ढूंढना है, कैसे दवा देनी है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है। एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसका कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन आपको करना होता है ताकि आपको पता चलते रहे कि किस तरह के क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, या हमने जो भी प्रोसेस किए हैं उससे कितना फायदा लोगों को मिल रहा है। दिस कम्स अंडर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। जो हम प्रिवेंशन करते हैं वो अलग अलग लेवल्स पे किए जाते हैं, उसको हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन दोनों प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल भी प्राइमरी का ही पार्ट है। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन हम करते हैं किसी भी डिजीज को डेवलप होने से पहले, जब वो इंडिविजुअल में आई ही नहीं है उस समय जो भी स्टेप्स लेते हैं दैट कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज हो तो गई है लेकिन अर्ली स्टेज में है। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब हम स्टार्ट करते हैं जब डिजीज ने आपको इफेक्ट कर लिया लेकिन वो इनिशियल स्टेज में है, तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, आपको जल्दी से डायग्नोस करना है केस को और उसको जल्दी से ट्रीट करना है। दिस कम्स अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, तो अब आपको क्या करना है कि एडवांस स्टेज में उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी नहीं हो, डेथ नहीं हो, उसको प्रिवेंट करना है, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो भी गई तो पेशेंट को वापस से रिहैबिलिटेट करना है। ऑल दिस इज कवर्ड अंडर टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ना प्राइमोर्डियल और प्राइमरी दोनों डिजीज डेवलप होने के पहले होता है। प्राइमोर्डियल में क्या होता है, प्राइमोर्डियल वो उस प्रिवेंशन को कहते हैं जो आप बहुत यंग एज में
बहुत छोटे बच्चों में स्टार्ट कर देते हैं, उन सब में ऐसी हैबिट डालते हैं जिससे कि आगे जाके कोई भी डिजीज हो ही नहीं। जैसे बच्चों में आप हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं, बच्चों को जल्दी सुलाते हैं, जल्दी उठने के लिए बोलते हैं, उनको फास्ट फूड नहीं देते हैं ताकि आगे जाके ओबेसिटी या हार्ट डिजीज नहीं हो। तो बचपन से जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, बहुत यंग एज से जो प्रैक्टिसेस डालते हैं, ऑल दिस इज कवर्ड अंडर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इन द केसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो बहुत लंबे समय में डेवलप होती है। Prevention of the emergence of development of risk factors in the country or population group in which they are not yet appeared, जिसमें वो आए ही नहीं है या इस एज में डेवलप ही नहीं होते, तभी से आप उसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। ओबेसिटी और हाइपरटेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि जब डिजीज डेवलप होने का टाइम तो आ गया है लेकिन अभी नहीं आई है आपके अंदर, तो आप जो भी इफेक्ट्स, जो भी आप प्रोसीजर्स करते हैं, जो भी चीजें आप लेते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें आता है इट इज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज व्हिच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर। ये लेटर स्टेज में होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन लेटर स्टेज में होता है लेकिन डिजीज डेवलप होने से पहले होता है। तो आप जो भी चीजें करेंगे जिससे कि पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए उस पर्टिकुलर डिजीज को डेवलप होने की, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन दो पार्ट्स में आता है, दो तरह से किया जाता है, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए और एक हाई रिस्क ग्रुप के लिए। तो जनरल पॉपुलेशन के लिए जो भी मेजर्स लेते हैं ताकि उस पॉपुलेशन में डिजीज डेवलप नहीं हो, वो प्राइमरी प्रिवेंशन का फर्स्ट पार्ट है फॉर द जनरल पॉपुलेशन। और सेकंड पार्ट उसका आता है हाई रिस्क ग्रुप के लिए, जिसमें कि आप जो लोग हाई रिस्क पे हैं, जैसे अगर किसी मदर को कार्सिनोमा सर्विक्स है तो उनकी बेटी में भी कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस हैं, उनके लिए जो भी आप मेजर्स लेंगे कि आगे जाके डेवलप नहीं हो, वो सब हाई रिस्क अप्रोच में आएगा। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। डिजीज हो तो गई है लेकिन एडवांस स्टेज में नहीं पहुंची है, आप अभी शुरुआती स्टेज में ही है। एक्शन दैट व्हिच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशन। वो सारा एक्शन जो आप जल्दी लेते हैं ताकि डिजीज आगे नहीं बढ़े, अर्ली स्टेज में रोक दें, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। जल्दी से ढूंढो, जल्दी से ट्रीटमेंट कर दो, दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। Now tertiary prevention, when the disease has advanced beyond the early stages, जब disease advanced हो चुकी है early stages के, it is intervention in the late pathogenesis phase। एक तो प्री पैथोजेनेसिस फेज की हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज में बात की थी, एक पैथोजेनेसिस फेज की बात की थी। तो पैथोजेनेसिस फेज में भी अर्ली पैथोजेनेसिस होता है और लेट पैथोजेनेसिस होता है। अर्ली में इनिशियल स्टेज जो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हो जाता है, और लेट पैथोजेनेसिस जो टर्शियरी प्रिवेंशन में आता है, जिसमें कि एडवांस्ड हो चुकी है डिजीज कंडीशन। It is defined as all the measures that are available to reduce or limit the disabilities and impairments। वो सारे प्रोसेस जिससे आप impairment और disability को लिमिट कर सकें। टर्शियरी स्टेज में डिजीज एडवांस स्टेज में चली गई है, आपको उसे आगे बढ़ने से रोकना है, डेथ नहीं हो, या फिर उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट किया जा सके, या फिर अगर ज्यादा हो गया तो रिहेबिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट वी कम टू द मोड ऑफ इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन क्या है? पहले था प्रिवेंशन और इंटरवेंशन दोनों आपस में रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है। तो जो चीजें हमने प्रिवेंशन में बात की थी वही वापस से मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में भी उसी चीज की बात की जाएगी। इंटरवेंशन इज एनी अटेम्प्ट टू इंटरवीन और इंटरप्ट द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन मैन। जो भी नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ डिजीज होता है मैन में, उसको इंटरप्ट करना, दैट इज इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन में क्या चीजें आती है? सबसे पहला है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब जो हमने बात की थी प्रिवेंशन में, तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है जिसमें कि डिजीज डेवलप नहीं है, वो उसी के अंदर हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी आता है। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन मतलब कि आपको डिजीज होने से रोकना है। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब डिजीज अभी डेवलप नहीं है, तो उसमें आप क्या करते हैं? हेल्थ प्रमोशन करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। हेल्थ प्रमोशन में क्या चीज आती है कि आप अच्छी डाइट दे रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल इंडिविजुअल को दे रहे हैं ताकि उसे आगे डिजीज डेवलप नहीं हो। दिस इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन। किसी को आज डिजीज नहीं है, आपको डिजीज होने से रोकना है, तो आपने उसे अच्छी डाइट दी, अच्छी हेल्दी एनवायरमेंट दिया, अच्छा पानी दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा सैनिटेशन दिया। ऑल दिस कम्स अंडर हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में भी डिजीज डेवलप नहीं हुई है, ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है। इसमें आता है कि आप लोग इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो उस एज ग्रुप में बहुत कॉमनली मिलती है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। या फिर ऐसे लोग जो कि रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, उनको आप अगर बचा के रखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अभी डिजीज नहीं डेवलप हुई है लेकिन आप उन पर्टिकुलर चीज से बचा के रख रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दोनों में डिजीज डेवलप नहीं हुई है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। नाउ सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो भी वही मोड ऑफ इंटरवेंशन है जिससे कि डिजीज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जल्दी से जल्दी डिजीज के बारे में कॉज को ढूंढा जाए, डिजीज जिनको डेवलप हुई है उनको ढूंढा जाए और उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया जाए। दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन और द मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थर्ड इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन।
डिसेबिलिटी लिमिटेशन टर्शियरी प्रिवेंशन का पार्ट आ जाता है, जिसमें कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन डिजीज एडवांस कर चुकी है, लेकिन हमें इस तरह की ट्रीटमेंट देना है ताकि उसका जो डिसेबिलिटी है उसे होने से बचाया जा सके, डिसेबिलिटी एडवांस कंडीशन में नहीं जाए, उसके कोई भी पार्ट का फंक्शनिंग खत्म नहीं है। एंड नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन, ये भी टर्शियरी प्रिवेंशन का ही पार्ट है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन दोनों टर्शियरी प्रिवेंशन का पार्ट है। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, अगर किसी वजह से उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, जैसे आँख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, हाथ पैर कट गए, तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो वापस से उन कामों को डिस्पाइट ऑफ दैट डिसेबिलिटी और डिस्पाइट ऑफ दैट हैंडीकैप द पर्सन इज एबल टू फुलफिल हिज टास्क प्रॉपर्ली। रिहेबिलिटेशन में हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी होने के बाद भी एक इंडिविजुअल अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। सो दीज आर द मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं और क्या इंटरवेंशन के मेजर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ में हमारा जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।